हाय दोस्तों, हमारे इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि है क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति द प्रिंसेस रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति ये है। तो एक अच्छा 9th की संपूर्ण हिंदी की है, तो आज हम इसको देखने वाले हैं। देखते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग सेट करने के लिए। तो आगे हम चलते हैं। कह रहा है कि 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज, देखो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज, जो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज, देखो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम और द्वितीय और तृतीय 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम में आते थे चर्च के लोग, जो ये प्रथम स्टेट के लोग आते थे वर्ग, पादरी वर्ग, ये चर्च के कुलीन वर्ग के लोग थे। ये कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग के लोग थे। ये समाज विशेष वर्ग थे। प्राप्त से राज्य को दिया जाने वाला सभी करों टैक्सों पूरी छूट प्राप्त थी। प्रशासन इसका वर्चस्व था। देखो ये जो कर था, ये तृतीय स्टेट के और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे। इनको कर नहीं देना पड़ता था। कर मतलब होता है टैक्स। जो सामान लेते हैं उस पर जो हम सरकार को कुछ रुपए देते हैं उसको टैक्स कहते हैं। और तृतीय स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जिससे इनके ऊपर बहुत सी परेशानियां आती थी। और 90 आबादी किसानों की पूरी चुकाने कर अकेले इसी तीसरे स्टेट पर था, जिसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं था। मतलब ये लोग गरीब भी था और इनसे कर लिया जाता। तो ये लुई सोलह जो राजा था, बड़ा अंकुश राजा था। मतलब जो करता था वो अपने मन से सोचा कर करता था। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये है लुई सोलह। यही राजा था फ्रांस का, जो था लुई सोलह। तो कह रहा है सम्राट लुई सोलह और वित्तीय संकट। तो आर्थिक संकट के मुख्यतः देखो 1774 में 20 वर्ष की आयु में लुई सोलह राजा बन चुका था। लंबे युद्धों और वर्साई के महल की शानों के कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो गया। राजकोष मतलब जिसमें धन रखा जाता है, उससे मतलब इसने जब ब्रिटिश ने अमेरिका को गुलाम बना के रखा था, तब ये अमेरिका को आज़ाद कराने चले गया। तभी उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे वहाँ की मुद्रा थी। मुद्रा मतलब पैसा, वहाँ की लिब्रे थी। तो 10 अरब लिब्रे का कर चढ़ा हुआ था और मतलब उधार लिया था उससे। फिर उससे पहले 2 अरब लिब्रे उससे उधार था। तो इसे को और उसके पास कोई चारा कि दे सके, तभी उसने कर बढ़ा दिया। जब कर बढ़ा दिया तो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों को कर देना पड़ता था और द्वितीय स्टेट के लोगों के नहीं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में मदद 2 अरब लिब्रे, यहाँ पर 2 अरब लिब्रे आया है, कर्ज चढ़ा गया था। तो यहाँ पर कर्ज चढ़ा गया था। इसी को कर को वो प्राप्त कर, मतलब कर को देने के लिए इसने कर बढ़ा दिया था। और जब ये कर बढ़ा दिया इसने, तब तृतीय स्टेट के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से में आकर बास्तील का किला जो था, बास्तील का किला, ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी, रुको अभी बताता हूँ। फ्रांस की राजधानी जो है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इस पर ये किला बना हुआ था। ये इस किला था। तो यहाँ पर ये जो अंदर जो सैनिक थे, ये लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। और ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे, इनको कर देना पड़ता था। ये लोगों ने इस पर हमला कर दिया। और इस जेल में 7 कैदी थे। इस जेल में 7 कैदी थे जिनको इन्होंने छुड़ा लिया। और यहाँ का जो इस किले का जो नेता था, उसको इन लोगों ने मार दिया। वहाँ से अनाज भी छुड़ा लिया था। आज के दिन 14 जुलाई 1779 को हुआ था ये। पेरिस शहर में भय का माहौल फैला हुआ था। हथियारों की खोज में हजारों लोग एक सैन्य दल बनाकर सड़कों पर उतर आए। हजारों लोग आए थे हथियार के खोज के कारण। और यहाँ पर जो इसका मलबा था, मलबा मतलब जो टूटा फाटा सब गिरा पड़ा था, इसको इन लोगों ने बेच दिया।
क्रोधी भीड़ ने निरंकुश राजा प्रतीक बास्तिल के किलों जेल को तोड़ दिया, सभी कैदियों को छुड़ा दिया। इन घटना के बाद ही फ्रांसीसी क्रांति की बिगुल बजा, मतलब बदला। तो अब ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जब महिलाएं थी एक बेकरी पर हमला कर दिया था, तो वो महिलाएं जो थी बहुत भूखी थी। अब ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर एक अफवाह फैली थी कि राजा ने सैनिकों को भेजा है कि जाओ जितने इंसान हैं सभी को मार दो और सारी फसल बर्बाद कर दो। जब फसल वहाँ की जो थी वो सही नहीं थी, वो बर्बाद हो चुकी। वहाँ पर एक महामारी फैली थी उसी की वजह से, तो लोग बहुत डरे हुए थे कि राजा ऐसा कर देगा, तभी इस किले पर हमला किया गया था। आगे देखते हैं 1789 क्रांति का घटनाक्रम टाइमलाइन। तो 1789 जो था, यहाँ पर स्टेट जनरल की बैठक हुई, बास्तिल का पतन। देखो 1789 15 मई नहीं 15 जून को, सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती होगी, 15 मई नहीं होगी यहाँ पर, रुको मैं अभी इसको मिटाल कर फिर करता हूँ। यहाँ पर 15 मई नहीं होगी, 5 मई को लुई सोलुहा ने बैठक बैठाई कि जो कर बढ़ाया था, जो टैक्स बढ़ाया था, उसको पास कराने के लिए एक जनरल स्टेट था, जनरल स्टेट, यहीं पर सब होता था, मतलब विवाद जो था वो सब यहीं पर होता था। तो 1791 में जो संविधान था वो पूरा लागू हो गया था। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक हुई, जिसमें 300 लोग, 300 लोग, देखो हम पे बताता हूँ, 300 लोग प्रथम और द्वितीय स्टेट के आए थे, पहले और द्वितीय स्टेट का, और तृतीय स्टेट के लोग आए थे 600। तो लुई सोलुहा जो था उसने कहा था कि हर स्टेट को, मतलब हर जो स्टेट है, हर स्टेट को एक वोट देना पड़ेगा। तो जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट थे उन लोगों ने राजा के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि उनको लोगों को कर देना नहीं पड़ता था। और जो तृतीय स्टेट के लोग थे, गरीब लोग, इन लोगों ने कहा कि कर नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन राजा ने इनकी बात को खारिज कर दिया। लेकिन उनकी तरफ वोट ज़्यादा जा रहा था, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग उनको दो वोट दिया था उन लोगों ने उन्हें। तो राजा सैनिकों तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा कि हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। लेकिन इसे लुई सोलुहा ने खारिज कर दिया इस बात को कि ऐसा नहीं होगा, हर एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए। और तभी यहाँ पर एक बैठक बैठाई गई जिसका नाम 20 जून 1789 को एक टेनिस स्टेडियम में बैठाई गई, जिसका नाम था, जिसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता था। उस क्लब को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता था। और वहाँ का जो संविधान लिखा करता था वो मिराबियो और आबे-सिए ने किया, उनके नेतृत्व में हुआ था। मिराबियो और आबे-सिए ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ का संविधान लिखा था। और तो 1791 में हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान था वो पूरा हो गया था। और 1792 में जो राजतंत्र था, जो लुई सोलुहा था, उसको हटा दिया गया था शासन से। यहाँ तक हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि 1792 से 93 राजशाही का अंत, ये तो हम लोगों ने पढ़ दिया, 1792 में ख़त्म हो चुका था। फिर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर बैठा। देखते हो, फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट, ये एक नेपोलियन था जिसने 1804 में खुद को वहाँ का राजा घोषित किया। और
1815 में उसका अंत हो गया था। इसने यहीं तक किया था। और आगे देखते हैं कि ये हमारा दूसरा पॉइंट ये रहा कि इसका अंत हो गया, घोषित करता है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं शासन करता है, इसका अंत हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दार्शनिक के क्रांतिकारी विचार। देखो, दार्शनिक वो थे जो महान व्यक्ति, जैसे कवि हमारे समय में भी हैं, कवि जिनको कवि कबीरदास मिश्र जी ये सब हैं, ऐसे ही वहाँ जॉन लॉक थे। अपनी पुस्तिका ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम था। उन्होंने राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का पूर्णांग खंडन किया। उन्होंने कहा ये राजा जो कर रहा है सब आपके साथ गलत कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग चलें। जीन जैक रूसो भी एक ऐसे ही दार्शनिक थे। उन्होंने द सोशल कन्वेंशन लिखा पुस्तक और उनके प्रतिनिधि के बीच सामान्य समझ अधिकार वकील थी। मारिए स्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इन्होंने भी यही लिखा था। उन्होंने सरकार के 3 अंगों विधायिका सुनो, यहाँ पर समझो, विधायिका होता था विधायक जो काम का बनाता था, ये काम को बनाता था। और कार्यपालिका जो थी ये उसे लागू करती थी, उस काम को लागू करती थी कि ये आप काम करो। और न्यायपालिका जो थी, ये अगर कोई उस काम को नहीं करता था तो उसे सज़ा देता था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अगर कोई काम को नहीं सुनता था तो सज़ा दिया करता था, इसमें ये है। और जॉन रूसो जो थे, रूसो भी बहुत महान दार्शनिक थे, ये मध्यम वर्ग के लोग में आते थे, और जॉन लॉक भी। और हम लोग आगे चलते हैं। 2.8 करोड़ फ्रांस में जीने का संघर्ष। देखो, फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में बताया, फ्रांस में 1715 में आबादी 2.3 करोड़ थी। 1779 से 2.8 करोड़ हो गई। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने पर अनाज बहुत कम होता, फसल खराब होने का, महंगाई बढ़ने से आम जनता खरीदने पाव रोटी खरीदने नहीं सकते थे। गहरा संकट पड़ा उत्पन्न हुआ। देखो, वहाँ का जो पाव रोटी वहाँ का मुख्य भोजन था। जो कि हम लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी, वहीं पर उन्हें ब्रेड जो होता है, ब्रेड आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेड खाया भी होगा। वही चीज़ जो था उसी को पाव रोटी कहते थे वहाँ पर। और ये वहाँ की सबसे सस्ती चीज़ थी जो मिलती थी। तो ये भी जब 1715 में 2.3 जनसंख्या बढ़ चुकी थी और 1789 में 2.8 मिलियन चली गई थी। तो यहाँ पर ये जनसंख्या बढ़ गई थी और वहाँ की फसल भी ख़राब हो गई थी महामारी के कारण, उन्हें बताया पीछे। और वहाँ का राजा जो था वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, लुई सोलुहा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो वहाँ की जो पाव रोटी थी वो भी बहुत महंगी हो गई थी, जिसके कारण बहुत लोग इसके खिलाफ आए। लेकिन जो लुई सोलुहा था वो कुछ ध्यान ही नहीं देता। जब 1789 में जनसंख्या बढ़ी थी। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। स्टेट जनरल की बैठक 5 मई, अभी मैंने बताया 5 मई 1789 को लुई सोलुहा ने लेकर प्रस्ताव मंजूर किया, प्रतिनिधियों को बुलाया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि श्रमिक और शिक्षित थे। देखो, जब तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों को 600 लोगों को बुलाया गया था तो उसमें 600 लोग आए थे और उनमें गरीब किसान जिनको कर देना पड़ता था उनको अंदर नहीं आने दिया था, अंदर आने की अनुमति नहीं थी। उसको लुई सोलुहा ने अंदर नहीं आने। मताधिकार का विरोध। तृतीय स्टेट ने समूह मतदान, इसे भी मैंने बता दिया है कि हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया था। टेनिस कोर्ट में शपथ, इसे भी बता दें कि 20 जून 1789 को टेनिस व्यवसाय में एक मात्र होकर स्वयं को नेशनल असेंबली की घोषणा की। ये नेशनल असेंबली, ये भी बता दिया है।
यहाँ पर नेशनल असेंबली। तो आगे चलते हैं। ये रहे आतंक का राज 1793 1794। तो आतंक का राज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये जो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, रोबेस्पियर के शासन को आतंक का शासन कहा जाता था। उसने गणतंत्र में कठिन दुश्मनों कड़ी नियंत्रण सजा दे क्रूर लागू की। दोषी सिद्ध होने पर अपराधियों को गिलोटिन भी अभी बताएंगे। गिलोटिन वहाँ का ये ऐसे दो खंभा होता था और इसके बीच में एक रेती लगी होती थी और यहाँ पर मनुष्य का सिर रखा जाता है, इंसान का, उस ज़माने में। और यहाँ ऐसे रेती को पकड़ा रहता था एक इंसान ऐसे, और जब इसको छोड़ा जाता था तो ये नीचे आकर इसके ऊपर गिर जाती थी और इसका सिर अलग हो जाता था। इसे गिलोटिन कहा जाता था। इसे डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, जिसे अपने ही नाम पर दिया। गिलोटिन नामक मशीन पर चढ़ाकर उसका सिर काट दिया जाता था। अंततः जुलाई 1794 में उसके खुद गिलोटिन पर फांसी दी। इसने अपना ही नियम कानून तोड़ दिया था, जिसे 1794 में इसकी मौत हो गई। देखो, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, वो जो था जैकोबिन क्लब का नेता था। तो ये जो था जनरल स्टेट जो था वो उसका नेता था। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अगर कोई भी इसके नेतृत्व में, मतलब नेतृत्व इसके ज़माने में अगर कोई कुछ गलत काम करता था, चाहे ये इसी के खानदान का है ना कि उसे के कितने गरीबी ही क्यों ना हो, तो उसे ये गिलोटिन पर चढ़वा कर मरवा देता था। आगे ये है टाइद एक कर प्रणाली सिस्टम, टैक्स सिस्टम का विवरण। कर का नाम टाइद। तो टाइद था वो चर्च के लोग लेते थे तृतीय स्टेट से। यह एक धार्मिक कर था जो कृषि उपज 1/10वां हिस्सा होता था, मतलब 1/10वां हिस्सा देते थे। टाइल जो राजा को दिया जाता था, सीधे राज्य सरकार तृतीय स्टेट के लोग ये सब कर थे, ये सब तृतीय स्टेट के लोग ही देते थे जो गरीब लोग थे। यह प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स था जो सरकारी खजाने में जाता था। प्रत्यक्ष कर राज्य द्वारा निर्मित एजेंसी उपयुक्त सभी नमक, तंबाकू और दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं पर लगाया गया था। यहाँ पर राजा सबसे लेता था और अभी के ज़माने में देखो तो सरकार जो होती है वो सभी को बांटती है कि ये गरीबों को दिया जाए, जिससे उनके बीच उनकी भूखों को मिटाया जा सके। आगे देखते हैं। यही है नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक सैनिक था, आधुनिक फ्रांस का अग्रदूत। डायरेक्टरी के स्थित शासन का लगभग उठाकर सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट था। सेनापति अभी बताया ना, सेना था। बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट मतलब राजा घोषित कर दिया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा और नाप तौल के दशमलव प्रणाली और जैसे आधुनिक कानून पेश किए। अंततः 1815 में वाटरलू की प्रसिद्ध जंग में उसकी करारी पराजय हुई, मतलब हार हुई 1815 में। 1815 में ये चला गया, नहीं ख़त्म हो गया। अब चलते हैं आगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रांस में जीविका संकट किस प्रकार उत्पन्न होता है? बास्तिल के पतन को क्रांति का आरंभिक बिंदु क्यों माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए 2 प्रमुख सुधार क्या थे? ये होमवर्क है आपका, आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।